Hello everyone, I Dr. Vijay Srivastav welcome you on my YouTube channel MISCHEM 30 Exploring Mystery of Chemistry। क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेक्शन में हमने पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बताया था। फिर उसके बाद हमने आपको डैनियल सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उससे रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में बताया। अब हम आपसे बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में और फिर उसके बाद से नर्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको हम HHE या NHE से रिप्रेजेंट करते हैं। SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और NHE का मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो एक ही इलेक्ट्रोड को इन दोनों एब्रिविएशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या रिफरेंस इलेक्ट्रोड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको हिंदी में प्राथमिक मानक इलेक्ट्रोड अब इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन आयन के सभी कंसंट्रेशंस पर हाइड्रोजन आयन के मोलर कंसंट्रेशन पर सभी टेम्परेचर्स पर एक फिक्स्ड वैल्यू रखता है और ये वैल्यू है इसकी 0.000 वोल्ट या सिंपली कह सकते हैं 0 वोल्ट। ये इसका पोटेंशियल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो आपको बताया हमने कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर है इस इलेक्ट्रोड में और सभी टेम्परेचर्स पर इसका पोटेंशियल आर्बिट्रेरीली 0 वोल्ट माना गया है और इसकी सहायता से हम बाकी इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो डिटरमाइन करते हैं। तो देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कि इसका कंस्ट्रक्शन होता कैसा है। पहले फिगर ड्रा करते हैं। इसमें एक प्लैटिनम वायर है और इसके नीचे एक प्लैटिनम की स्ट्रिप होती है और इस पर जो होता है वो प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है और इसे एक इस तरह से ग्लास ट्यूब में रखा गया है। अंदर भी एक ग्लास ट्यूब है
जिसमें से होकर के प्लेटिनम वायर और उसके टर्मिनल पर जो थे ये स्ट्रिप लगी है और ये पूरा सील्ड है एक दूसरे ग्लास ट्यूब में, और ये सेटअप रखा होता है एक सॉल्यूशन में, जनरली HCl सॉल्यूशन, जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है। तो H+ का कंसंट्रेशन इसमें है 1 m, और ये इधर से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है 1 बार प्रेशर पर। तो ये बताया कि ये प्लेटिनम स्ट्रिप या फॉयल जिस पर कोटिंग होती है प्लेटिनम ब्लैक की या फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम की, अति सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम की एक परत चढ़ी होती है इस पर, और ये प्लेटिनम वायर है। तो ये हमने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाया कि एक प्लेटिनम वायर जिसके इंड पर एक प्लेटिनम की स्ट्रिप लगी होती है या फाइल लगी होती है, इस पर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है, और इस वायर को एक ग्लास ट्यूब में सील किया गया है, और फिर ऊपर से एक जैकेट है ग्लास ट्यूब की, और ये पूरा सेटअप जो होता है एक हाइड्रोजन आयन के 1 मोलर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में रखा होता है। ये बबल्स दिखाए जा रहे हैं हाइड्रोजन गैस के जो यहाँ से निकलते हैं। तो इस स्ट्रिप पर ये जो कोटिंग होती है प्लेटिनम ब्लैक की, उसका फंक्शन क्या होता है? प्लेटिनम ब्लैक एक बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट होता है, कह सकते हैं ए गुड एड्सॉर्बेंट। बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है, अधिशोषक है। जो गैस पास की जाती है वो गैस जो होती है वो इस पर एडहेयर करती है, रुकती है कुछ समय के लिए, या कह सकते हैं कि ऑक्लूजन का फिनोमेना होता है इस पर। और ये जो गैस होती है वो 1 मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। इसमें जो रिएक्शन होता है वो ये रिएक्शन होता है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो 1 मोलर था, हमने H+ एक्वस लिखा, या आप इसे H+1m भी मेंशन कर सकते हैं, ये प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ H2 गैस। जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस इलेक्ट्रोड का वो इस तरह दिखलाते हैं, प्लैटिनम सॉलिड, एक वर्टिकल लाइन, और यहाँ H2 गैस, एक वर्टिकल लाइन, और यहाँ H+, और यहाँ एक्वस, और कंसंट्रेशन यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं इसका 1m। तो ये रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम मेंशन करते हैं जब इसे यूज़ करते हैं एक प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के रूप में। तो ये हमने आपको बताया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है।
ये एक बताया कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल सभी टेम्परेचर्स पर 1 मोलर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के लिए 0 वोल्ट माना गया है। ये आर्बिट्रेरी असाइनमेंट है, आर्बिट्रेरीली चोजन वैल्यू है, यानी कि इसे स्वेच्छा से मान लिया गया है। तो ये हमने आपको बताया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। तो आपको हमने बताया कि ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है सभी टेम्परेचर्स पर। ये आर्बिट्रेरी असाइनमेंट है जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। तो अब हम बात करेंगे आपसे नर्स्ट इक्वेशन की। नर्स्ट इक्वेशन किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल और उसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। अब आप कह सकते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई इट वॉज नीडेड। तो आपको बताएं कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें तो सभी कंडीशंस स्टैंडर्ड रखी जाती हैं, उनमें सेल हो या इलेक्ट्रोड हो, उनमें सभी वैल्यूज़ अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होती हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि बहुत सारे केसेस में जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करते हैं उनका कंसंट्रेशन, यानी उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर नहीं होता, यानी जो कंडीशंस होती हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड नहीं होती। इसलिए जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है या सेल का पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड वैल्यू के इक्वल नहीं होता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन से। Nernst equation means a relationship between electrode potential and concentration of electrolyte solution। यानी इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघट्य जो विलयन है उसमें क्या संबंध है, उसके कंसंट्रेशन में क्या संबंध है। यानी ये जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंस या उस पर निर्भरता को व्यक्त करता है। और आपको एक चीज़ और बताएं
कि जितने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स IUPAC कन्वेंशन में माने गए हैं वो सभी रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन में भी हम जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन लेते हैं वो भी एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है। तो इस इक्वेशन के लिए जिससे कि हम डिपेंडेंस दिखाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर, यानी इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता पर, उसे हम उसके लिए हम जो इक्वेशन ले रहे हैं वो ये है। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। जो किसी इलेक्ट्रोड पर हो रहा है। तो नर्स्ट के अनुसार इस से रिलेटेड जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। ये E इक्वल्स टू E0, ये ब्रैकेट में लिखा है Mn प्लस स्लैश M इक्वल्स टू E0, ब्रैकेट में Mn प्लस स्लैश करके M लिखा हुआ है, माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। ये इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाले या अपचन और अवक्रिया वाले इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नर्स्ट के अनुसार रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें हम बताएं कि जो सॉलिड का कंसंट्रेशन होता है, M सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन यूनिटी होगा, यानी इसका कंसंट्रेशन 1 माना जाता है। तो यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि सिंस कंसंट्रेशन ऑफ M इक्वल्स टू यूनिटी, चूँकि M की सांद्रता यूनिटी है या एकांक है, तो इसलिए इसे हम फिर से लिखते हैं इस तरह से, E इक्वल्स टू E0 माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग 1 अपॉन Mn प्लस। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आएगा। अब अगर हम डैनियल सेल को कंसीडर करें तो उसमें कैथोडिक हाफ रिएक्शन और एनोडिक हाफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन इस इक्वेशन के अनुसार लिखा जा सकता है। तो हम इसमें पहले ये बता दें कि ये जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, इस इलेक्ट्रोड से रिलेटेड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो E है, और E0 इस इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसमें सभी स्टैंडर्ड कंडीशंस मेंटेन की जाती है। R गैस कांस्टेंट है, बता सकते हैं यहाँ पर R इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स।
ये T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, परम ताप, और ये इसकी वैल्यू है 298 केल्विन। F फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक, और इसकी वैल्यू है 96,487 कूलाम पर मोल। ये वैल्यूज हमने बताया कि R की क्या वैल्यू होगी, T की क्या वैल्यू होगी और F की क्या वैल्यू होगी। और जो N है वो आपको बताएं, यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स involved in half reaction। आपको एक चीज बता दें कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एक हाफ सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उतने ही दूसरे हाफ रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। दोनों हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम होती है। अगर हम मोल्स के रिगार्डिंग कंसीडर करते हैं तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम होता है। तो ये बताया हमने कि जो नर्स्ट इक्वेशन होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोड के लिए। अब डैनियल सेल के लिए कंसीडर करना है हमको कि डैनियल सेल के लिए ये वैल्यूज़ हम नर्स्ट इक्वेशन के अनुसार कैसे लिख सकते हैं और ई सेल वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम कंसीडर करेंगे डैनियल सेल के लिए। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमने रखा हुआ है इसलिए कि आपको हम इसके आधार पर बताएंगे कि डैनियल सेल में जो हाफ सेल रिएक्शंस होंगे उनके बेसिस पर नर्स्ट इक्वेशन हर इलेक्ट्रोड के लिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ मेंशन कर रहे हैं फॉर डैनियल सेल। डैनियल सेल के लिए तो यहाँ मेंशन करेंगे फॉर कैथोड, मतलब उसमें जो कैथोड है उस कैथोड के लिए जो वैल्यूज़ लिखेंगे हम। तो यहाँ Mn+ की जगह पर Cu++ होगा और यहाँ n इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी हम रिएक्शन थोड़ा सा चाहें तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा Cu++ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये चेंज हो जाएगा Cu सॉलिड में। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा कैथोड के लिए। तो इसके लिए जो नर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे E इस तरह से इक्वल्स टू E0 माइनस RT। अब यहाँ n की जो वैल्यू लिखनी है वहाँ 2 लिखनी है, 2F नेचुरल लॉग 1/Cu मोलर कंसंट्रेशन ऑफ
या कंसंट्रेशन ऑफ Cu++। इसी तरह से एनोड के लिए तो जो इक्वेशन लिखेंगे इसमें Zn++ AQ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Zn सॉलिड। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोड इक्वेशन लिखेंगे नर्स के अनुसार ये हो जाएगा इस तरह से। ये इक्वेशन हो गया आपका एनोड के लिए। तो एनोड के लिए हमने इक्वेशन लिखा और कैथोड के लिए लिखा। अब जो सेल बनेगा इन दोनों इलेक्ट्रोड से, जो डैनियल सेल बना, उस सेल के लिए जो सेल पोटेंशियल वैल्यू होगी, कह सकते हैं सेल पोटेंशियल, सेल विभव, ई सेल, ये इक्वल टू क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। इसको थोड़ा हम यहां दिखाना चाहेंगे क्योंकि इनका रहना जरूरी है। तो हम ई सेल निकाल रहे हैं। ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड, यानी ये वैल्यूज हमको रखनी होंगी E0 Cu++ अपॉन Cu माइनस RT अपॉन 2F नेचुरल लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu++ और माइनस हमको लिखना है E0 जिंक के लिए, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। और ये वैल्यू जब लिखेंगे, देखिए इसको माइनस करना है ई एनोड के लिए, तो ये वैल्यू जो लिखा वो माइनस हो जाएगी और ये वैल्यू जो होगी वो प्लस हो जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी इस तरह से। तो ये लिखा हमने ई सेल इक्वल्स टू E0 फॉर Cu इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस RT/2F नेचुरल लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu++ और माइनस E0 फॉर जिंक इलेक्ट्रोड प्लस RT/2F नेचुरल लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ये हम कह सकते हैं इसमें कि ये E0 कैथोड और माइनस E0 एनोड, ये जो डिफरेंस है ये, यानी हम यहाँ कह सकते हैं इस तरह से कि E0 ये E0 ये जो जिंक के लिए वैल्यू है, हम थोड़ा सा लिख के यहाँ दिखा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर हम E0 सेल यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे इन दोनों की जगह पर E0 सेल। तो इसकी जगह पर और इसके ये जो डिफरेंस है इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर E0 सेल और माइनस। अब ये देखिए इसमें
कि RT/2F दोनों में कॉमन है, तो हम निकाल लेते हैं इसको RT/2F, और यहाँ हम कर सकते हैं ब्रैकेट में नेचुरल लॉग वन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu++ और माइनस नेचुरल लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn++, ये लिख सकते हैं। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी E0 सेल माइनस RT/2F, और इन दोनों को अगर हम लिखें तो ये वैल्यू हो जाएगी नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn++, इसको ऊपर लिखना है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu++, ये नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ई सेल की जो वैल्यू है R करके यहाँ मेंशन करें, तो ई सेल इक्वल्स टू इतनी वैल्यू हो गई। अब हम R, T और F की वैल्यूज़ और नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करके वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो थोड़ा सा एक स्टेप इसे बढ़ाएं, तो लिख सकते हैं हम E0 सेल माइनस 2.303 RT/2F, और यहाँ लॉग ऊपर लिखना होगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn++, और नीचे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Cu++, ये लिखा हमने। अब R, T और F की वैल्यूज़ जो आपको हमने बताया कि R, T और F की वैल्यूज़ R = 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, T की वैल्यू 298 केल्विन, और F की वैल्यू 96,487, यानी F की वैल्यू 96,487 कूलाम मोल इनवर्स होती है। तो इन वैल्यूज़ को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, R की, T की और F की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ में, तो ये वैल्यू आती है 0.059। और इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं कि अगर हमें सेल का पोटेंशियल नहीं पता है, ई सेल नहीं पता है, तो हम जिंक आयन का कंसंट्रेशन और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन जानने के बाद हम इसकी सहायता से ये ई सेल यानी सेल पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं बिना स्टैंडर्ड कंडीशंस के, अगर सेल यूज हो रहा है तो ये जो इक्वेशन आया इसे हम नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। और ये नर्स्ट इक्वेशन किसी भी अगर इलेक्ट्रोड के लिए लिखा जाए तो उस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से रिलेशन होता है उस रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। और ये अगर पूरे सेल के लिए निकालें तो इसकी सहायता से हम जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैं उनके कंसंट्रेशन को मेंशन करके हम उस सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि डैनियल सेल के लिए सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी सेगमेंट्स हम अगले वीडियोज़ में मेंशन करेंगे। और आप वीडियोज़ देखते रहिए, चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में पढ़ते रहिए। चीज़ें जहां समझ में ना आए उन्हें आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके पूछ सकते हैं। अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए, आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, इम्पॉर्टेंट हैं। मेनी थैंक्स, थैंक यू।